हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। हम सभी जो है यूपी टीजीटी परीक्षा 2013 है ना, 2013 ये प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें जो है हम लोगों ने 60 प्रश्नों को देख लिया है। आज की क्लास में 61 प्रश्न से करेंगे। जैसा कि सभी परिचित हैं कि सबसे पहले जो है हम लोगों ने किया 2021 का यूपी टीजीटी परीक्षा जो हिंदी की हुई थी, हिंदी विषय की, उसे हम लोगों ने सॉल्व किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है 2016 में जो परीक्षा संपन्न हुई थी उसे सॉल्व किया। इसके बाद अब परीक्षा 2013 में जो हुई थी उसे हम लोगों ने जो है 60 प्रश्नों को देख लिया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि इसमें 125 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 125 प्रश्न होते हैं। और 125 प्रश्नों को हम सभी जब चारों ऑप्शन को करते हुए साथ में चलते हैं तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए जो है मेरा मानना है कि हम सभी जो है प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, है ना कि एग्ज़ाम में बैठे हैं। जब प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें चारों ऑप्शन में ध्यान देते हुए उनसे आगे पीछे जो भी संबंधित प्रश्न बनने की संभावना होती है उन सभी पर चर्चा करते चलें। क्या पता उनमें से अगली परीक्षा में प्रश्न आ जाए, है ना। तो ये सारी सावधानी हम सभी को देखनी है। तो इस वजह से क्या होता है, क्लास बहुत लंबी हो जाती है। तो आप जो है इन्हें दो भागों में बांट दिया गया कि एक जो है 60 प्रश्न या 70 प्रश्न जितना हो सकता है करते हैं, दो पार्टों में कंप्लीट करते हैं इन्हें। तो पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 है ये, यानी कि 61 नंबर से प्रश्नों को हम आगे इसमें इस क्लास में बढ़ाएंगे। और अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास जो है प्रारंभ करते हैं। इसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। संपूर्ण पाठ्यक्रम टीजीटी संपूर्ण पाठ्यक्रम ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी महत्वपूर्ण है, अन्य राज्यों के टीजीटी पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे हम सभी का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 है, देखेंगे। निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, मनोहर श्याम जोशी। देखिए ये सभी क्या हैं, ये सभी जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। जितने भी दिए गए हैं, ये प्रश्न कुछ अजीब सा है, देखिए देखते हैं हम सभी। ये जो है जितने भी हैं, जैसे इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञे, देवराज उपाध्याय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और राजेंद्र यादव, मनोहर श्याम जोशी, ये सभी जो है क्या हैं, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। तो इसका जो आंसर है, इसका जो है आंसर आप देख सकते हैं, है ना। तो ये प्रश्न ही कुछ गलत ढंग से पूछा गया है। आगे हम सभी देखेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और जैसा कि आचार्य विश्वनाथ ने ही लिखा है ना। तो इसी दो ऑप्शन में देख लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है हिंदी साहित्य का अतीत। अतीत की बात क्या कौन करता है? विश्वनाथ, विश्व के नाथ, अतीत, है ना। आगे हम सभी देखेंगे 62 नंबर के प्रश्न हो गए हैं हमारे। 63 नंबर के प्रश्नों को हम सभी देखेंगे। जो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो ये है जो है वांग्य विमर्श, हिंदी का सामयिक इतिहास, बिहारी की वाग्विभूति, है ना, नीले उजले बोल, काव्यांग कौमुदी ध्यान देंगे। आगे हम सभी देखते हैं, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है, चौथा ऑप्शन है अव्यय। अथवा है 63 नंबर का जो प्रश्न है, 63 नंबर का जो प्रश्न है, अथवा क्या है? अव्यय शब्द है। कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है, अव्यय, है ना, जो परिवर्तित नहीं होता है। आगे देखेंगे हम सभी, जैसे जिस शब्द में लिंग, वचन, पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं, है ना। साखी किस प्रकार का काव्य संग्रह है? साखी किस कवि का है? किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण मलयज, और चौथा ऑप्शन है विजयदेव नारायण शाही। तो 64 नंबर का जो प्रश्न है, साखी जो है विजयदेव नारायण शाही की
का काव्य संग्रह है। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे इनका और इनके काव्य संग्रहों की चर्चा कर लेते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं जैसे है मछली घर हो गया, लघु मानव के बहाने, छठवां दशक है ना, और संवाद तुमसे, तीसरा सप्तक आदि, ये इनकी रचनाएं हैं। आगे देखेंगे संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है बाबू श्याम सुंदर दास। तो जो 65 नंबर का प्रश्न है हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र किसका है? द्विवेदी जी का है, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। अद्भुत अद्भुत आलाप है ना, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन, कालिदास की निरंकुशता, वाग विलास, कालिदास की निरंकुशता, ठीक है, ये सब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, हजारी का नहीं बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे हम सभी देखते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मुहावरे का क्या अर्थ है? अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना और अपनी चर्चा करना। 66 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। मोहन किताब लिखकर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू खुद बन रहा है, इस तरह से वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगत प्लस नाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगत प्लस नाथ है, जगत प्लस क्या हो जाएगा? नाथ, यानी कि जगन्नाथ, है ना। जगन्नाथ, ता था दा धा ना 5वें वर्ण में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। और जो है इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। संधि से संबंधित क्लासे जो है पढ़ाई गई है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? जो है बहुत सरल सा प्रश्न है। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, जैसा कि सभी परिचित हैं। क्या होता है? उत्साह, है ना। और शोक रस का क्या होगा? शोक का क्या होगा? करुण हो जाएगा, करुण हो जाएगा, है ना। और भय का भयानक हो जाएगा। शांत का निर्वेद होता है, जानते ही हैं सभी लोग। आगे देखेंगे 69 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। हम सभी पेपर सॉल्व कर रहे हैं यूपी टीजीटी 2013, यूपी टीजीटी परीक्षा 2013 सब्जेक्ट हिंदी। ठीक, आगे देखेंगे छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? बहुत चर्चित प्रश्न है ये, प्रायः परीक्षा में ये बनता ही है। तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर नगेंद्र। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्रभाषा शैली कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को क्या कहा है? चित्रभाषा शैली कहा है। जयशंकर प्रसाद एवं महादेवी वर्मा छायावादी लेखक और लेखिका हैं। ये दोनों जो है छायावादी लेखक और लेखिका हैं। आगे हम अपने प्रश्नों पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना या रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारीदास का है। और जो है अगला जो है रस रहस्य कुलपति मिश्र का। और सी है रस विलास चिंतामणि का। चौथा है मतलब डी जिसे बोल सकते हैं भाव विलास केशवदास का है। लेकिन यहाँ जो है अंकों में दिया गया है तो हम जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग बोलेंगे, है ना। ऑप्शन में प्राय ए बी सी रहता है तो वही हैबिट बन चुकी है। लेकिन हमें प्रश्नों के हिसाब से चलना है। प्रश्न संख्या जो है 70 है, इसका जो ऑप्शन है सही ऑप्शन है हमारा 70 नंबर प्रश्न का भाव विलास केशवदास, है ना। देखिए प्रश्न हमारा कह रहा है जो सही नहीं है, रचनाकार का युग्म जो सही नहीं है उसी को हमें इसमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाव विलास। भाव विलास जो है रचना देव की रचना है। भाव विलास किसकी है? देव की रचना है। बाकी सभी रचनाएं सही हैं। ठीक है, भाव विलास ये केशव की ना होकर के देव का है। केशव की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, चिंतामणि ये सभी रचनाएं हैं। आगे देखेंगे लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? यात्रा, वृत्त, निबंध, रिपोर्टाज, डायरी। 71 नंबर का प्रश्न है। तो लक्ष्मीपुरा ये है साथियों रिपोर्टाज है। क्या है? रिपोर्टाज। करेक्ट आंसर हमारा सी 3 हो जाएगा। और लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज विधा की रचना है। रिपोर्टाज गद्य की उस विधा को कहते हैं जिसमें किसी आंखों देखी घटना का साहित्यिक शैली में कलात्मकता के साथ प्रभावशाली विवरण प्रस्तुत किया गया हो,
है ना। और लक्ष्मीपुरा किसका है? शिवदान सिंह चौहान की रचना है। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान की रचना है। इतनी जानकारी हम लोगों ने इकट्ठा की। अब एक 72 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। 72 नंबर का जो प्रश्न है, शालिभद्र सूर्य की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। सभी परिचित हैं इस रचना से। और जो है जय मयंक जस चंद्रिका की बात करें तो ये मधुकर कवि की है। नेमिनाथ रास ये सुमत गण की रचना है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। अगले प्रश्न पर देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न को चलते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी रेणु की कौन सी कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है रसिप्रिया, रस आखेटक, रसिक प्रिया और प्रिया नीलकंठी। इसमें रेणु की कहानी के बारे में तो रसप्रिया फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। इनकी प्रमुख कहानियों में अगर देखें तो तीसरी कसम जो कि बहुत चर्चित है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, है ना, ठुमरी और अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम भी जानते होंगे और ठेस इनकी कहानी है ना। रस आखेटक प्रिया नीलकंठी ये कुबेर नाथ राय का है। ये रस आखेटक और प्रिया नीलकंठी ये किसका है? कुबेर नाथ राय का निबंध संकलन है। आगे हम प्रश्नों पर चलते हैं। 74 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। साकेत महाकाव्य की सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। साकेत महाकाव्य का जो है सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो ये है 9वां सर्ग है। कौन सा सर्ग है? 9वां सर्ग है। ऑप्शन 4 वाला हमारा राइट हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। ये सभी जानते हैं। 9वें सर्ग में उर्मिला विरह का वर्णन किया गया है। उर्मिला की विरह दशा का वर्णन 9वें सर्ग में किया गया है। और जैसा कि ये किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे हम सभी देखते हैं प्रश्नों पर चलते हैं। 75 नंबर के प्रश्न को देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 75, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो अल्मोड़े का बाजार जीवनी रिपोर्टाज और क्या है? प्रगति यात्रावृत्त। तो अल्मोड़े का बाजार ये जो है रिपोर्टाज विधा है। क्या है? रिपोर्टाज है। ठीक है, रिपोर्टाज विधा की रचना है। और अल्मोड़े का बाजार एवं स्वराज भवन और बंगाल का अकाल प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज है। किसका है? प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज है। आगे हम सभी प्रश्न को देखते हैं। 76 नंबर के प्रश्न को। निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? कठ गुलाब, क्षण बोले, कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियाँ, रेखाएं बोल उठी। 76 नंबर का जो प्रश्न है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कठ गुलाब रेखा चित्र की विधा नहीं है। इसमें पूछा गया है जो नहीं है उसी को बताना है हमें। तो ये जो कठ गुलाब है ये रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। ठीक है, क्षण बोले कण मुस्काए और रेखाएं बोल उठी, चौथा ऑप्शन, रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी की रेखा चित्र विधा की रचना है। और जैसा कि कठ गुलाब है तो मृदुला गर्ग का उपन्यास है। कौन सी विधा है? उपन्यास विधा है। और किसकी है? मृदुला गर्ग की है। आगे हम प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 77, इनमें से निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? 77 नंबर का जो प्रश्न है तो ये राउल वेल है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। राउल वेल यानी कि 2 हो जाएगा। राउल वेल है। और ये इसके रचयिता कौन है? तो रोड़ा कवि हैं। ठीक है, रोड़ा कवि हैं। और पाहुड़ दोहा राम सिंह की है। ये जो पाहुड़ दोहा है राम सिंह की है। प्राकृत पैंगलम वंशीधरकृत ये वंशीधरकृत की है। ठीक है, और वर्ण रत्नाकर ज्योतिषर ठाकुर की रचना है। कई बार बताया गया है आप सभी को। 78 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा, नाटक। अर्ध कथानक जो है ये बनारसी दास जैन कृत है और हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा है। तो ये विधा किसकी है? आत्मकथा विधा है। किसकी है? बनारसी दास चतुर्वेदी की है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यास की कृति है? प्रश्न संख्या 79 है। झीनी झीनी बीनी चदरिया ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। क्या है? अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। अब्दुल बिस्मिल्लाह किस में है? ये करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अब्दुल बिस्मिल्लाह करेक्ट आंसर 2 में है।
तो आगे हम सभी देखते हैं 80 नंबर के प्रश्नों को चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा और देख लेते हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह का। समर शेष है, इम्पॉर्टेंट है। जहरवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें, मुखड़ा क्या देखें, इम्पॉर्टेंट रचना है। आगे हम सभी देखेंगे उद्योग का संधि विच्छेद होगा, 80 नंबर का प्रश्न है। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत प्लस योग होगा। क्या होगा, उत प्लस योग होगा, है ना। इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि, व्यंजन संधि है। आगे 81 नंबर के प्रश्नों को चलते हैं। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है, प्रबोध 50। हाँ, 81 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता पद्माकर हैं। आंसर भी दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं, हम सभी रिवीजन समझिए एक प्रकार से कर रहे हैं। पद्माकर जी है, कौन है, पद्माकर जी हैं। हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रताप शाही, विरुदावली आदि, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। किसके बारे में हम सभी पढ़ रहे हैं, तो जो है पद्माकर के बारे में। प्रबोध 50 किसकी रचना है, पद्माकर की है। आगे हम सभी देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, पहल ज्ञान रंजन, तद्भव अखिलेश, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। तो इसमें जो है प्रश्न संख्या 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। नहीं पूछा गया है ना, तो नहीं, यही नहीं। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, पहल ज्ञान रंजन की है, तद्भव अखिलेश की है, दस्तावेज जो है रामचंद्र तिवारी की नहीं है। तो जो है ये रामचंद्र तिवारी की नहीं है। चौथा करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। इसका क्या होगा भाई, कढ़ाई से गिरा मतलब एक विपत्ति से छूट करके दूसरी में आ पड़ना। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। ये तो संत रैदास की चर्चित जो है पंक्ति है। किसकी है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की है। और रैदास क्या है, भक्ति काल की निर्गुण शाखा के कवि हैं। आगे हम देखते हैं 85 नंबर, कलश का पर्याय है, कलश, कलश का पर्याय है। तो पर्याय का मतलब होता है समानार्थी शब्द, तो कलश यानी कि कुंभ हो जाएगा। क्या होगा, कुंभ होगा, है ना। कुंभ यानी कि घड़ा, घड़ा हो गया, गगरा हो गया और घट हो गया। पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। आगे देखेंगे हम सभी, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन किसका है, कथन, नाटक के लिए क्या होना चाहिए, रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन किसका है, तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है। और जयशंकर प्रसाद की जो भी रचनाएं हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये सज्जन कल्याणी, राजश्री, राजश्री है ना, विशाख दत्त, कामना, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी वैसे सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये इनके जो है नाटक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखेंगे हम सभी 87 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। चंद्रिका का पर्याय है चंद्रहास्य, रजत, कौमुदी, स्वर्ण किरण। 87 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौमुदी। कौमुदी किस में है, 3 में है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, चंद्रिका के अन्य पर्यायवाची को अगर हम देखना चाहें तो जैसे हो गया ज्योत्सना। देखिए ज्योत्सना, फिर से ध्यान दीजिए, जो ज्योत्सना है, मैं इसलिए लिख रही हूँ ज्योत्सना, ये वर्तनी की दृष्टि से भी शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है, ज्योत्सना, ठीक है। तो ज्योत्सना और चंद्र मरीचि, ये जो है चंद्रिका का पर्यायवाची है। कौमुदी तो अपने आप में है ही है, वो तो प्रश्न ही बना था हमारा। 88 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे हम सभी। प्रश्न संख्या 88 देखेंगे, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया, तमस, बलचलमा, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। तो सांप्रदायिक जो है सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया तो तमस ही है, भीष्म साहनी का है जो, है ना। और बलचनवा किसका है, नागार्जुन का है ना। अपने अपने अजनबी, ये अज्ञेय का है, अपने अपने अजनबी। और बूंद और समुद्र किसका है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है। आगे हम सभी देखेंगे, प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है। इस पंक्ति के रचयिता हैं आलम मतीराम घनानंद बोधा। आलम मतीराम घनानंद बोधा कौन है, तो इसके हैं बोधा जी हैं। कौन है, बोधा जी हैं।
इसके बोधा जी हैं। प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता बोधा जी हैं। और जैसा कि बोधा जी जानते हैं, आलम बोधा ये सभी जो हैं किस रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, एक होता है इक्शनामा और दूसरा है विरह वरीश। दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ये भी प्रश्न बनता है, अभी हाल ही में बना था, है ना। बिहार TRE 2.0 में जो है हिंदी में जो पासिंग मार्क होता है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, इसमें आया था। तो ये प्रश्न देखिए जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा स्वयंभू। क्या हो जाएगा? स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को, ठीक है। और पौम चरियु चरियु रिठोमी चरियु स्वयंभू छंद, इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं। सरहपा को राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। जो सरहपा है ये भी प्रश्न बनता है कि राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो सरहपा को माना है, और यही सर्वमान्य है, सभी ने इन्हीं को माना है। मतलब अलग अलग माना है लेकिन सर्वमान्य यही है। आगे देखेंगे, अरुण यह मधुमय देश हमारा यह किसने कहा है? ध्रुव स्वामिनी ने, देवसेना ने, कार्नेलिया ने, मधुलिका ने। तो ये तो बहुत चर्चित है, सभी बता पाएंगे इसे, है ना। कार्नेलिया ने कहा है। किसने कहा है? कार्नेलिया। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ यह कथन जो है कार्नेलिया का है। कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। किसकी है? चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक है। कैसा है? ऐतिहासिक। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और चाणक्य एवं चंद्रगुप्त इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। 92 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। खेत कौतुकम किसकी रचना है? खेत कौतुकम रहीम खान कविगंग और दादू दयाल। तो ये किसकी है? रहीम की है। किसकी रचना है? रहीम की रचना है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। कैसा है? ज्योतिष ग्रंथ है रहीम जी का। और रहीम की अन्य रचना रहीम दोहावली, बर्बनायिका, भेद, मदनाष्टक है, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा रास पंचाध्यायी भी है। आगे प्रश्न हम सभी देखते हैं। 93 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलसती, आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? देखिए इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार, करुण, शांत और भयानक। तो कौन सा रस है? रस से तो सभी परिचित हैं, इसमें है शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है। संयम, शांति या वैराग्य को जागृत करने वाले प्रसंगों के चित्रण में कौन सा रस होता है? शांत। और शांत का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद या वैराग्य, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे 94 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 94, निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? देखिए महाभोज मन्नू भंडारी का है। महाभोज किसका है? मन्नू भंडारी जी का है। इस तरह से सोचती हूँ आंसर ना दिखे, लेकिन ज़्यादा फटने लगता है ना। निम्न में से कौन सा महाभोज मन्नू भंडारी का नहीं पूछा गया है? आमा चित्रा मुदगल, तत्सम राजी सेठ, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा, ठीक है। तो इसमें हम सभी को क्या बताना है कि क्या सही नहीं है। तो मन्नू भंडारी का, महाभोज मन्नू भंडारी का है, सभी परिचित हैं। तत्सम राजी सेठ का ही है, आवा चित्रा मुदगल का ही है। मुझे सूरज चाहिए ये ही गलत है, सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। सुरेंद्र वर्मा का ये नहीं है। सुरेंद्र वर्मा का जो है मुझे सूरज नहीं बल्कि मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता एवं अंधेरे से परे, ये इनका है। आगे हम सभी देखेंगे जो है प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। माप और पुण्य, पाप और पुण्य के चित्तरंजन नैतिक प्रश्नों को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? ये माप नहीं है, ये पाप है। टाइपिंग से थोड़ा सा हो गया है ना। पाप और पुण्य। तो सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दांव। इसमें कौन सा है? तो चित्ररेखा है। क्या है? चित्ररेखा है। ये जो चित्ररेखा, ये करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा।
चित्ररेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है। किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। और वर्मा जी के अन्य उपन्यास भूले बिसरे चित्र, जो इम्पोर्टेंट है, भूले बिसरे, टेढ़े मेढ़े रास्ते, जान रहे हैं भगवती चरण वर्मा का है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सबही नचावत राम गोसाई, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सामर्थ्य और सीमा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे हम सभी बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। 96 नंबर के प्रश्न को चलते हैं। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद शब्द में कौन सा समास है? विशेषण और विशेष्य का जहाँ पर होता है वहाँ पर कर्मधारय होता है, सभी परिचित है इससे। जिस समस्त पद के दोनों पदों में एक विशेषण तथा दूसरा विशेष्य होता है, और विशेष्य जो होता है वो संज्ञा की भांति ही होता है, प्रायः संज्ञा होता है ना। अथवा एक उपमान तथा दूसरा क्या होता है? उपमेय, वहाँ पर कर्मधारय होता है। परम है जो आनंद, परम यानी कि श्रेष्ठ, परम है जो आनंद, तो समझ पा रहे होंगे। 97 नंबर का है प्रत्येक। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद, संधि का मतलब होता है मेल और विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। ठीक। प्रति प्लस एक होगा, क्या होगा? प्रति प्लस एक होगा जब हम इसे अलग करेंगे। ठीक। और बन जाएगा हमारा प्रत्येक, बन जाएगा प्रति प्लस एक। प्रति प्लस एक कहाँ है? प्रति प्लस एक ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन हमारा 2 में है, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। 98 नंबर के प्रश्नों को चलते हैं। किस शब्द में आ उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। आ भी प्लस मान, अन प्लस जान, आ प्लस भाव और औ प्लस मान, तो इसमें आ उपसर्ग है तो भाव में है। क्या है? अभाव में है। भाव, भाव, अभाव। ठीक है। अभाव शब्द में आ उपसर्ग है, वह अव्यय जो शब्द के पहले आकर के शब्द का अर्थ बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। आगे देखेंगे जो है बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। मगही जो है बघेली, ये घा है, जा लिख उठा है, टाइपिंग का है, बघेली है, ये क्या है? बघेली है। छत्तीसगढ़ी और बुंदेली, तो हम सभी बिहारी हिंदी की बात करते हैं तो बिहारी में मैम, भोज, मैथिली, मगही और भोजपुरी है ना। और ये जो है ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये जो है पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं जो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। और आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 100 है। अभी हम सभी को 25 प्रश्नों को करना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, है ना। 99 हो गए, 100 प्रश्न, प्रश्न संख्या 100 को देखेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो नाट्य कृति है वो है बकरी। क्या है? बकरी है। लड़ाई, बकरी हो गया, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलचट्टा जैसा जानते हैं, मुद्रा राक्षस का नाटक है। शुतुरमुर्ग जो है ज्ञानदेव अग्निहोत्री की रचना है। शुतुरमुर्ग क्या है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री की रचना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन और 3 लिंग होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, यही हमारा गलत है। प्रश्न करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग नहीं होते हैं, संस्कृत में 3 लिंग और 3 वचन होते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा, मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ, क्योंकि कभी कभी यही सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं हमारे, जो बिल्कुल छोटे होते हैं ना उन पे हम सभी ध्यान नहीं देते हैं और हमारे प्रश्न यही गलत हो जाते हैं, हमारे अंक कम हो जाते हैं। उदय प्रकाश द्वारा लिखित कौन सी कहानी नहीं है? देखिए, तिरछी पालगोमरा का स्कूटर, पोली आंधी, पीली आंधी है, पीली आंधी जो है, दरियाई घोड़ा है ना, पीली आंधी है। कहीं कहीं हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक, क्योंकि जो है सब इंसान ही तो हैं, है ना, कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं, कितनी भी सावधानी करिए। 102 नंबर का जो प्रश्न है, 102 नंबर के प्रश्न में हम करेक्ट आंसर देखेंगे पीली आंधी। क्या है? पीली आंधी। करेक्ट आंसर तीसरा हो गया, पीली आंधी हो गया। तो जो है पीली आंधी जो है उदय प्रकाश की कहानी नहीं है। उदय प्रकाश की जो कहानियां हैं, तिरछे, पीली छतरी वाली लड़की हो गया, दत्तात्रेय का दुख, पालगोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, जो ये सारी रचना इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 103, वह पथ बंधु था, बंधु उपन्यास के लेखक हैं। वह पथ बंधु उपन्यास के जो लेखक हैं वो है नरेश मेहता। कौन है? नरेश मेहता हैं। डूबते मस्तूल इनके अन्य उपन्यास हैं।
आगे देखेंगे विज्ञान गीता किसकी रचना है, तो विज्ञान गीता जो रचना है ये किसकी है, केशवदास की है। अभी पहले चर्चा की गई थी इसकी। विज्ञान गीता किसकी है, केशवदास की है। जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सभी जो है केशवदास की रचनाएं हैं। 105 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से कौन वार्णिक छंद है, वार्णिक और मात्रिक, है ना। तो कौन वार्णिक छंद है, तो सवैया क्या है, वार्णिक छंद है। जिसमें वर्णों की गणना होती है वो वार्णिक छंद, जिसमें मात्राओं की गणना होती है वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। तो इनमें भी मात्रा, इनमें भी मात्रा, रोला में भी ये सवैया क्या है, वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। 106 प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 106 है जो हमारा, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, कवित्त मनहरण, मंदाक्रांता, द्रुत विलंबित, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, मालिनी, सवैया, ये प्रमुख वर्णिक छंदों में आते हैं। ठीक है। और आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। स्वप्न का विलोम होगा, तो स्वप्न का मतलब सोना, जागरण का मतलब जगना, है ना, ये वाला हो जाएगा। ओछे की प्रीति बालू की भीति, ओछे की प्रीति बालू की भीति, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। जिस तरह से बालू की दीवार हम खड़ी करें तो वो तुरंत गिर जाएगी, खड़ी होगी नहीं, उसी तरह से जो ओछे लोग होते हैं वो, उनका जो प्रेम होता है वो अस्थायी होता है, मतलब टिकता नहीं है ज़्यादा दिन तक। ठीक है। 108 नंबर के प्रश्न पर हम सभी चलते हैं। प्रश्न संख्या, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है। कब तक पुकारू, शैलूस, झूला नट, सेवा सदन। नटों के जीवन संघर्ष, प्रश्न संख्या 108, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवा सदन। क्या हो जाएगा, सेवा सदन। ये 1918 है ना, सेवा सदन इसका समय क्या है, 1918। आगे देखेंगे जो है, जो सेवा सदन है ये प्रेमचंद्र द्वारा है। कब तक पुकारूं, ये रांगे राघव का है। कब तक पुकारूं, ये रांगे राघव का है। झूला नट ये मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित है। और शैलूस उपन्यास जो है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी का है। शैलूस किसका है, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी का है। करेक्ट आंसर हमारा जो होगा वो सेवा सदन हो गया। प्रश्न 4 आंसर 4 होगा। 109 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा नहीं है, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। ग्रियर्सन ने, मिश्रबंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न संख्या 9, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक काल कौन दिया, मिश्रबंधुओं ने किया। किसने कहा, प्रारंभिक काल मिश्रबंधुओं ने दिया। डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्या कहा है, तो इन्होंने चारण काल कहा है। रामकुमार वर्मा ने भी चारण काल कहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगर यही महावीर प्रसाद, यही जो है बीजोपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, यही अगर शुक्ल की बात आ जाए तो उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है, वीर गाथा काल कहा है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 110 नंबर का प्रश्न, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। इस पंक्ति के रचयिता हैं। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला, सुभद्रा। इन चारों ऑप्शन में बताइए कौन सा है। 110 नंबर का जो प्रश्न है, 110 नंबर का प्रश्न है, करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त जी हैं। ये कौन है, गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त। ये मैथिली शरण गुप्त का है। मैथिली शरण के गुप्त की जो रचनाएं हैं, रंग में भंग, रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती 1912 बहुत पूछी जाती है, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 111 पर चलते हैं हम सभी। 111 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 111, वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी। तो आंसर भी दिख गया, वागार्थ कहाँ से हुई थी, तो वागार्थ हुई थी प्रकाशित कोलकाता से। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। हम बिस्पाई जन्म के किस काव्य कृति के रचनाकार हैं। हम बिस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन, है ना, बालकृष्ण शर्मा नवीन। आंसर 3 हो जाएगा। उर्मिला, अपलक, रश्मिरेखा, क्वास, प्राणपण, ये जब जो है इनकी रचनाएं हैं नवीन जी की। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। उपमा के लिए कालिदास है। देखिए, मैंने संस्कृत के जो भी महापुरुष हैं, संस्कृत साहित्य, उनके रचना एवं रचनाकार, उनकी जो शुक्तियाँ हैं, जो श्लोक है, जो इम्पॉर्टेंट थे परीक्षा की दृष्टि से, उसको हमने जो है पढ़ाया है। क्लास है यूट्यूब पर जो है, और मैं प्लेलिस्ट उसकी बना दूंगी संस्कृत से। वैसे मैंने व्याकरण की बनाई है,
और जो मैं पढ़ा रही हूँ टीजीटी, इसकी भी मैंने बनाई है प्लेलिस्ट, और ये भी मैं बना दूंगी संस्कृत साहित्य से भी। आप उस क्लास को देख लीजिएगा, आपका संस्कृत से प्रश्न कोई गलत नहीं होगा। मैंने प्रैक्टिस सेट भी करा रखी है, और इसके साथ साथ जो है मूल पुस्तकों से महत्वपूर्ण कंटेंट को जो है आप सभी को देने की कोशिश की है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक उपमा कालिदास के लिए है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रिगुणा, एक श्लोक है। इसके माध्यम से हमें 3-4 प्रश्न हमारे स्पष्ट हो जाते हैं, जो कि परीक्षा में कभी ना कभी बन ही जाता है। तो प्रसिद्ध नहीं है, पूछा गया है अलंकार के लिए भामा, करुणा के लिए भवभीति, करुण के लिए एको रसा करुणिको, मतलब करुण भवभूत जो है करुण रस से प्रेम करते हैं, है ना, करुण रस को ही एक रस मानते हैं। तो हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। पहले प्रश्न संख्या हमारा है, प्रश्न संख्या 13 है, और 13 में है कि किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो उपमा के लिए ये है, करुण के लिए भवभूति है, अलंकार के लिए भामा है, वक्रोक्ति के लिए जो है कुंतक है, कुंतक वक्रोक्ति कुंतक है, ना कि क्षेमेंद्र है ना। आगे हम सभी देखेंगे। तो प्रश्न संख्या हमारा आंसर हमारा 4 हो जाएगा। 14 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, हित हरिवंश, सूरदास। इसमें से हम देखेंगे हित हरिवंश ने किया। किसने किया? हित हरिवंश ने। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया, और राधा वल्लभ ने वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया, और मध्वाचार्य ने द्वैताद्वैत। ये जो वाद हैं, ये चारों जो संप्रदाय हैं, इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। इनसे प्रश्न बनते हैं। अहेतुक शब्द का रूप है अहितुकी, अहेतुकी, वेतुकी, अभितुकी। अहेतुक शब्द का शुद्ध रूप पूछा है। शुद्ध क्या है? 15 नंबर का प्रश्न है। ये है अहेतुकी है। क्या है? अहेतुकी शब्द है। करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। निम्न में से किस कवि ने सत्यसई की रचना नहीं की? सत्यसई की रचना नहीं की। सत्यसई की रचना नहीं की। किसने नहीं की? मतीराम ने भी की है। किसने? मतीराम। बिहारी तो फेमस ही है ना। बिहारी सत्यसई सेनापति ने। वृंद ने नहीं की। किसने नहीं की? वृंद ने नहीं की। वृंद कवि की प्रमुख रचनाओं के बारे में देखते हैं। तो भाव पंचाशिका हो गया, श्रृंगार शिक्षा हो गया, पौन पचीसी, हितोपदेश देशाष्टक। ठीक है, आगे देखेंगे। 17 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। द्वंद्व समास बताना है हमें। किसमें बताना है? शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य। तो पाप और पुण्य है ना, जहाँ पर दोनों प्रधान हो, पाप और पुण्य। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। प्रश्न संख्या जो है 18 देखेंगे। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18, 118। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनियाँ है ना। तो दूसरा और चौथा क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। अल्प प्राण, महाप्राण कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं? वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? द्विगुण किसे कहते हैं? जो भी इससे समस्याएं हैं, जो भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं, और प्रश्न निश्चित रूप से बनते ही बनते हैं, सभी परीक्षा में बनते हैं वर्णमाला से संबंधित प्रश्न। तो आप इस चैनल पे आपको क्लास जो है बना दी गई, अभी हाल ही में पढ़ाया गया, ज़्यादा दिन का नहीं है ना। तो क्योंकि ग्रामर की, व्याकरण की क्लास इस चैनल पर चलती है। हम सभी जो है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से पढ़ रहे हैं। और जैसे ही समय मिलता है, थोड़ा 2-3 दिन से नहीं चल पाई है, बाकी चलती है क्लास आप सभी की। तो आप सभी चाहे तो देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। पूरी तरह से आप सभी को क्लियर हो जाएगा क्या कैसे है, कितने हैं। आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। दोबारा कोई क्लास पढ़ने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, अगर आप उसे पढ़ करके 2-3 बार पढ़ लेते हैं, या एक बार पढ़ के नोट्स बना के उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो आगे हम सभी बढ़ेंगे, अपने प्रश्नों पर देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। फिर जो शीघ्र ही किसी बात या व्यक्ति को सोच ले उसे कहेंगे। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले, युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे सहमति, व्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति और सम्मति। 19 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रत्युत्पन्नमति, मतलब शीघ्र ही, प्रत्युत्पन्नमति। आगे देखेंगे। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? कविता है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है। 120 नंबर का प्रश्न है। तो अंजो दीदी क्या है? नाटक है।
और किसका है ये नाटक? उपेंद्र नाथ अस्क जी का है। ये नाटक विधा की है उपेंद्र नाथ अस्क जी का है। और अस्क जी की अगर और नाट्य कृतियाँ हम देखना चाहें तो स्वर्ग की झलक हो गया, छठा बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, छठा बेटा, अंधी गली, कैद उड़ान, पैतरे, जय पराजय, जय पराजय इनकी है। आगे देखेंगे हम जो है ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है, तो समशीत, सम उष्ण, सम कटिबंध, सम शीतोष्ण क्या कहलाएगा? सम शीतोष्ण कहलाएगा, है ना। जल्दबाजी के चक्कर में, है ना, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे क्योंकि 3 ही 4 प्रश्न हैं। सम शीतोष्ण कहा जाएगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कर दिया जाए, लेकिन स्पीड में करने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या होता है, अगर हम बहुत जल्दीबाजी करते हैं तो हमारे प्रश्न गलत होने लगते हैं, फिर वो समझ में नहीं आते हैं, अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, है ना। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। अपने अपने पिंजरे जूठन तिरस्कृत मेरी असफलताएं क्या नहीं है? 82 नंबर का प्रश्न, 22 नंबर का जो प्रश्न है, क्या नहीं है इसमें? नहीं है। तो सभी जान रहे मेरी असफलता, है ना, मेरी असफलता, ये दलित आत्मकथा नहीं। ये करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये तो मेरी असफलता किसका है अगर बात करना चाहें तो गुलाब राय का है, बाबू गुलाब राय। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। अपने अपने पिंजरे किसका है? मोहनदास नमिसराय का है। तिरस्कृत सूरजपाल चौहान कृत दलित दलित जो है आत्मकथाएं हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 23। प्रश्न संख्या जो है 23 है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। देखिए भाषा से संबंधित प्रश्न बने हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई की बात की गई है, वो भी सार्थक। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है ना। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखिए सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे हम सभी। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? 24 नंबर का प्रश्न है। तो ये तो अलंकार का मिलता है, सभी परिचित हैं इससे। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। शिवराज भूषण की रचना किसने की थी? भूषण ने की थी। भूषण का नाम जानते हैं ना, कवि भूषण। और इसमें कितने अलंकारों का प्रयोग किया गया है? 105 अलंकार। ये प्रश्न बनता है, यहाँ से कई बार बना है। भूषण के प्रमुख पात्र निम्न हैं। अगर इनके पात्रों की चर्चा की जाए, इनके प्रमुख ग्रंथ की, सॉरी क्षमा चाहूँगी, पात्र नहीं ग्रंथ की, शिवा बावनी है, भूषण हजारा है, शिवराज भूषण है, छत्रसाल दशक। ठीक है, इनकी रचना है। प्रश्न संख्या 25 है, जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न है ना। ये इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर किसके थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे, है ना। कबीर किसके थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई ये सभी जो है अकबर के थे। ध्यान देंगे, ये सिकंदर लोदी के थे और ये अकबर के। अगर पूछ लिया जाए तुलसीदास किसके थे, तो अकबर के। सूरदास अकबर के। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो है 60 से लेकर के 61 से लेकर के 125 प्रश्न तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए पार्ट 2। अब हम लोगों ने यूपी टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश शिक्षक जो है उत्तर प्रदेश टीजीटी हिंदी जो है हल प्रश्न पत्र 2013 में जो हुआ था, उससे हम लोगों ने दो पार्टों में कंप्लीट कर लिया 125 प्रश्न। अब अगली क्लास जो आपकी होगी, ये अगली क्लास होगी 2011 में जो परीक्षा संपन्न हुई थी। 2011 में यूपी टीजीटी हिंदी की परीक्षा जो 2011 में हुई थी, अगली क्लास आपकी इस पर आएगी। ठीक है, और आज की क्लास यहीं तक है। अगर ये क्लास किसी भी कारण से आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों तक। और कमेंट में अपने सुझाव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और इतनी मेहनत करने के लिए जो है आंतरिक रूप से मैं प्रेरित होती हूँ। तो आपसे ये एक रिक्वेस्ट है हमारी। बाकी आप सभी समझदार हैं, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। हाँ, हम सभी 2011 तक पहुँचे, फिर 2001 तक टीजीटी पेपर को सॉल्व करने के बाद यूपी पीजीटी पर देखेंगे। यूपी पीजीटी में जितने भी प्रश्न बने हैं 2021 में, 16 में, 13 में, 11 में, इन सभी प्रश्नों पर हम सभी विधिवत रूप से चर्चा करेंगे। तो इसी तरह से आप सभी को क्लास मिलती रहेगी। आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए और जो है
हम फिर मिलेंगे, नए प्रश्न के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।